तो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ हैं और जिन चीज़ों को लाने के लिए राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं और इस वजह से मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करता। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू जो उनके लिए बड़ा मेजर मुद्दा है और मैं उसे बहुत ही फ्रैक्चरिंग समझता हूँ हमारी कंट्री के लिए इन लॉन्ग टर्म, नॉट इवन इन शॉर्ट टर्म, इन लॉन्ग टर्म। इकोनॉमी फिक्स हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज फिक्स हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कंट्रीज़ ने 5-5, 10-10 साल में पूरी पूरी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए। एक चीज़ जो फिक्स नहीं हो सकती या फिक्स होने में शायद डेकेड्स एंड डेकेड्स का टाइम ले ले, हाफ सेंचुरी, फुल सेंचुरी का टाइम ले ले, वो है सोसाइटल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और सोसाइटल रिफ्ट्स, जिसमें कि रेस बेस्ड इशू हो सकते हैं। इंडिया में कास्ट भी एक अनदर फैक्टर आ जाता है, वो इशू है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि नॉर्थ और साउथ का इशू है, राइट। नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन हमेशा ये सोचते हैं कि ये गरीब और पिछड़े हुए हैं और अनसिविलाइज्ड हैं। अक्सर आप यूट्यूब के कमेंट्स में या ऑनलाइन ओवरऑल इधर उधर ट्विटर पे हर जगह ये एटीट्यूड देख सकते हो। तो एक तो ये डिवाइड है। उसके बाद एक जाति के लेवल पर का बहुत बड़ा डिवाइड है, जो कि इलेक्शन सारे के सारे लड़े ही इस पे जाते हैं। जिस इशू की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस जिसको उठाना चाहती है वो है जातिगत जनगणना, मतलब कि पॉपुलेशन सेंसस ऑन द बेसिस ऑफ या डिवाइडेड बाय ईच एंड एवरी कास्ट। अब इंडिया में शायद हज़ारों कास्ट होंगी, क्योंकि एक तो मेजर मेजर जो हम सुनते रहते हैं वो तो है ही, लेकिन बहुत सारी सब कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं वोट्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और समाज को इससे ये नुकसान होगा कि हर बार जब हर बंदे को पूछा ही इस ग्लास से जाएगा या इस प्रिज्म से जाएगा कि तुम्हारी जाति क्या है, तो उसे एहसास होगा कि मेरी ये जाति है और मैं इधर बिलोंग करता हूँ और ये मेरा ग्रुप है, ये मेरी ट्राइब है। और लिटरली ये ही ट्राइबल माइंडसेट, ट्राइब इन द सेंस कि लाइक लिटरली नहीं, लेकिन यू नो मैं इनसे बिलोंग करता हूँ, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग ये आ जाएगी कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग नहीं करता। क्योंकि आप एक बार में एक ही टीम का हिस्सा रह सकते हो ना। इंडिया से ही अगर सब बिलोंग करते हो, पर मैं इनमें से एक से बिलोंग करता हूँ और ये सब एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, बिकॉज हर कोई उसी सेम पाई का एक हिस्सा पाने की कोशिश कर रहा है। जो रिसोर्सेज हैं, जो जॉब्स हैं, तो सब एट ऑड्स विद ईच अदर होंगे। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? अब जैसे मान लीजिए जॉब्स निकलती है, मान लो 100 जॉब निकली एक सर्टेन यूपीएससी के एग्ज़ाम में, पूरे देश के सारे लोग उन 100 जॉब्स के लिए कम्पीट करेंगे। पर अगर जाति के आधार पे कुछ लोगों को प्रायोरिटी दे दी जाए, या किसी भी और आधार पे, स्टेट के आधार पे दे दी जाए, तो जो दूसरे स्टेट के लोग हैं जिनको प्रायोरिटी नहीं मिल रही, उनको ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा, और फिर वो अगेंस्ट हो जाएंगे उन लोगों के जिनको प्रायोरिटी मिल रही है, और जिनको प्रायोरिटी मिल रही है वो चाहेंगे हमें मिलती रहे प्रायोरिटी, और वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे जो उन्हें प्रायोरिटी मिलने से रोक रहे हैं। इसी चीज़ को सीधा सीधा ट्रांसफ़र कर दो जाति आधार पे। जाति जाति आधार पे अभी एक्चुअली जो मैंने अभी सिनेरियो बताया वो हो रहा है। कुछ जातियों को ऑफ कोर्स प्रेफरेंस, रिजर्वेशन, वट 50-50% तक गए हुए हैं ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में, स्टडी की हो या जॉब की हो, थ्रू आउट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी ये हालात है। जब आप जाति के आधार पे बांट रहे हो पूरी पॉपुलेशन को, क्योंकि जब आप गिन रहे हो तो बेसिकली आप पता कर रहे हो ना कौन सी जाति कितने की है। और आप जब, और ये जो डेटा होता है सेंसस का, ये पब्लिक भी होता है। या तो आप ये कहो कि हम एक साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं कितने लोग हैं और क्या हम उनके इकोनॉमिक सिचुएशन, हम जाति के आधार पे करेंगे सेंसस और उनके इकोनॉमिक सिचुएशंस को जज करेंगे कि 47 से अब तक क्या ग्रोथ आई है, और उनके जो उनसे डराइव जो स्टैटिस्टिक्स होंगे उनके आधार पे हम पॉलिसीज़ बनाएंगे जो हेल्प करेंगी जिन पॉलिसीज़ ने काम किया है उनके करने में, और जिन्होंने नहीं किया है उनको डिस्कार्ड करने में। तब तो समझ आती है बात कि एक साइंटिफिक अप्रोच ली जा रही है सिचुएशन को ठीक करने में। कितनी जाती है ये एक क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, यूज़ करके उस इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि उस तरीके की इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में देना एक
प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक और मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो रिजल्ट में ये पता चलता है कि एक सर्टेन जाति के बहुत सारे लोग हैं और वो एक सर्टेन एरिया में, और वो टिप कर सकते हैं इलेक्शन के स्केल्स को। और उस जाति में, क्योंकि यार देखो, हम में से हर जगह अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, हर जाति में भी अच्छे और बुरे लोग होंगे। जो लोग पावर पाना चाहते हैं वो जनरली थोड़े से मोरल्स पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं उन लोगों से जिनको इतना मतलब नहीं होता है पॉलिटिक्स या पावर से, एटलीस्ट इन द परसूट ऑफ पावर। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि अदरवाइज ये जो इतने क्राइम होते हैं, इतने ज़्यादा ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है इलेक्शन में इंडिया में, और इनफैक्ट पूरी दुनिया में, ये नहीं होता ना। ये अपनी मोरालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं नेता, तभी ये हो रहा है। तो इस बात की भी 100% गारंटी है कि जिस सर्टेन कम्युनिटी को लगे कि भाई ये लगे नहीं, जिस सर्टेन कम्युनिटी का पता चले कि ये सबसे ज़्यादा नंबर्स में और टिप कर सकते हैं इस इलेक्शन के स्केल्स को, उनमें क्या उनसे आने वाले जो नेता होंगे, इस बात का क्या वो है कि क्या गारंटी है कि वो लोग फिर जो अपनी जाति की सुप्रीमेसी का जो थॉट है वो जनता में डालना शुरू नहीं कर देंगे कि भाई हम हैं यहाँ के ओरिजिनल वो, या फिर हम हैं सारी पावर होल्ड करते हैं, हम चाहें तो ये कर दें वो कर दें, ऐसे जनता को बताएं, और फिर अपने लिए स्पेशल ग्रांट्स मांगे, अपने लिए स्पेशल राइट्स मांगे, और रिग करें इलेक्शन एक सर्टेन डायरेक्शन में। अभी भी ये होता है, बट अभी ये होता है हवा में। अभी ये होता है किसी को 100% गारंटीड नंबर ड्रिवन डेटा के साथ पता नहीं है। लेकिन अगर इस पे डेटा आ जाए, इस पे सारी सेंसस आ जाए, सब कुछ आ जाए, तब ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ करेगा। और कांग्रेस इसमें माहिर है। उन्होंने 47 से लेके आज तक किया ही डिवाइड एंड रूल है, क्योंकि बेसिकली उन्होंने सीखा ही बहुत अच्छे मास्टर से था, जो इसमें पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करके आए हुए थे, उनसे उन्होंने सीखा है। वो उनके मेंटर्स, पेट्रन, टीचर, वट जो भी हैं वो रहे हैं। इसमें एक पॉइंट ये है कि जब आज़ादी मिली तो जो ये फाउंडिंग फादर्स थे इस कंट्री के, वो उन लोगों का अगर आप विजन देखो, फॉर एग्जांपल पी.आर. अम्बेडकर जी का अगर आप विजन देखो, तो उनका कहना है कि जाति का जो ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम बटे हुए हैं जाति में, ये ख़त्म होनी चाहिए। लोगों के बीच के डिफरेंस जो है ना, डिफरेंट सोसाइटल लेवल पे जिस लेवल पे वो खड़े हैं, इकोनॉमिक लेवल पे जिस लेवल पे वो खड़े हैं, ये डिफरेंस जब ख़त्म हो जाएंगे तो ये बचा रहेगा लोगों में कि अब मतलब जब आप ये डिफरेंस निकाल दोगे तो बेसिकली इसका फ़र्क क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोगों में जो फ़र्क है वो मिट जाए, अंडरस्टैंडिंग जो है जाति की वो मिट जाए। क्योंकि जाति व्यवस्था ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी इंडिया में, और वो प्रॉब्लम थी स्किल को एक जगह पे लिमिट कर देना, एक तरीके का ऑपरेशन क्रिएट कर देना कुछ समाजों के ऊपर। अब वो उसका लेवल जो भी हो, जो अंग्रेज़ों ने हमें बताया है, शिक्षा व्यवस्था में बताती है, या क्या था असली में, वो जो भी हो, बट कहीं ना कहीं उत्पीड़न तो हुआ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली लोगों को। यानी कि हमें उससे गेट रिड करना है, हमें उससे छुटकारा पाना है जो जाति के आधार पर डिवाइड है। अब राहुल गांधी या कांग्रेस जो अब कर रहे हैं, ये है उसी चीज़ को डबल रीइंफोर्स कर देना। अब सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ या पैसे की बात नहीं है, सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है। अब एक इंसान को अपने दूसरे इंसान से छोटा सोचना या बड़ा सोचना, ये भी इसका एक मुद्दा है। ये कैसे ठीक करोगे? और ये शायद मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है। ये ठीक करने का एक ही तरीका है कि वो जो सोच है, वो जो व्यवस्था है, उसको हटा दिया जाए। वो जो हायरार्की है या वो जो लेवलिंग है डिफरेंट बनी हुई, उसको हटाया जाए। उन कैटेगरीज को ही मिटा दिया जाए। अगर आपको प्रॉपर इक्वालिटी चाहिए लोगों के अंदर, पर अगर आप उन कैटेगरीज को मेंटेन कर रहे हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रहे हो दूसरी साइड पे, कल को फाइनेंशियल इक्वालिटी सब जगह हो जाएगी, मान लो
बहुत बढ़िया स्कीम है आपकी। कैटेगरीज स्टिल इन प्लेस रहेंगी, लोगों को पता होगा हम इतने, हम जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो इतने हैं, समझ रहे हो आप। वो जो उत्पीड़न का नेचर है इंसान का, वो प्रेजेंट रहेगा। पेंडुलम के दूसरी साइड पे उत्पीड़न शुरू हो जाएगा, अब्यूज शुरू हो जाएगा लोगों का, क्योंकि जिन बेसिस पे ये हो रहा था, जिन कैटेगरीज पे या जिन ट्राइबल डिवाइड के ऊपर ये हो रहा था, वो स्टिल इन प्लेस है, उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। आपने सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ को डाइवर्ट कर दिया दूसरी साइड पे, स्ट्रक्चर को आपने एज इट इज़ मेंटेन किया है। और उसका भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जातिवाद बहुत इजीली ख़त्म हो जाता है इस देश में। आप एक सर्टेन तरीके का करिकुलम डिज़ाइन करते हैं जिसमें जाति की बात ही नहीं हो रही। 10-20 साल बाद आपने रिजर्वेशन का सिस्टम हटा देना था। फाइनेंशियल बेसिस पे जिसके पास पैसे नहीं है उसको फ्री अपॉर्चुनिटीज़ या थोड़ा सा इजी एग्ज़ाम, क्योंकि उनकी तैयारी की कैपेबिलिटी भी कम है, तो उनको थोड़ा सा लोअर मार्क्स देना था फाइनेंशियल बेस पे। और क्योंकि अगर आप जाति बेस पे किसी को लोअर मार्क का वो दे रहे हो ना, कंसेशन दे रहे हो, तो यानी कि आप उसकी मेंटल एबिलिटीज़ पे डाउट कर रहे हो। आप बेसिकली दुनिया के सबसे बड़े कास्टिस्ट और रेसिस्ट हो। उसका रीज़न ये है कि मान लो मैं एक सो कॉल्ड छोटी जाति से आता हूँ और मेरे पिताजी 1 करोड़ रुपए कमाते हैं साल का, और वहीं मेरा दोस्त है जो सो कॉल्ड बड़ी जाति से आता है और उसके पिताजी साल का 10 लाख रुपए कमाते हैं। पर फिर भी जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो मुझे पास करने के लिए सिर्फ 40 नंबर ही चाहिए, उसे पास करने के लिए 60 नंबर चाहिए। अब मेरे पास मेरे पिताजी के पैसों की वजह से इतने रिसोर्सेज थे कि मैं इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर सकता था, ट्यूशन प्राइवेट ले सकता था, ट्रेनिंग के लिए स्कूल के बाहर जा सकता था सब्जेक्ट्स में, लेकिन फिर भी मुझे कम मार्क्स स्कोर करने हैं। उसके पास क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, वो शायद ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता। पर सरकार ऐसा सोचती है कि उसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने चाहिए और मैं कर नहीं पाऊंगा उतने ज़्यादा मार्क्स, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कंसेशन देना चाहिए। यानी कि सरकार सोच रही है आपकी जाति के आधार पे, आपके बारे में, कि आप में अंदर दिमाग नहीं है, आप निएंडरथाल हो या फिर जो भी आप हो, आप कम हो उस मेरे दोस्त से जो कि सो कॉल्ड बड़ी जाति का है, क्योंकि आप छोटी जाति के हो सो कॉल्ड। ये है रिजर्वेशन सिस्टम का भी, अगर आप सोच के देखो। और अगर आपके अंदर डिग्निटी है तो आप रिजर्वेशन लेना ही पसंद। मेरे खुद के दोस्त हैं यार जो ऐसी कैटेगरीज में आते हैं, पर्सनल बहुत क्लोज, जो ऐसी कैटेगरीज में आते हैं जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है बहुत तरीके का। वो लोग कंट्री ही छोड़ के चले गए, दूसरी कंट्री में सेटल हो गए। अरे पागल है हम यहाँ पे यार, रिजर्वेशन हमको चाहिए ही नहीं। और वो लोग टैलेंटेड लोग हैं, वो लोग केपेबल लोग हैं, क्योंकि किसी भी टैलेंटेड या केपेबल इंसान को जिसके अंदर सोचने की क्षमता है, अगर आप उसको ऐसे करोगे तो वो पसंद नहीं करेगा इस चीज़ को कि आप, ये एक्टिव रेसिज्म है गवर्नमेंट के द्वारा, या कास्टिज्म या जो भी आप कह लो। और इस चीज़ को इसके सबसे खतरनाक लेवल पे रूप में कास्ट सेंसस के द्वारा लाने की कोशिश की जा रही है। अब क्यों नहीं सरकार आराम से जाति वगैरह को पूरे एजुकेशन सिस्टम से हटा देती। देखो 1947 में कंट्री बनी इंडिया, उससे पहले कंट्री का विचार था, लेकिन मॉडर्न डे स्टेट रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1947 से एग्जिस्ट करता है। हम सब की एज इंडियन एलिजेंस इस मॉडर्न स्टेट रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर है, के साथ है एलिजेंस हमारी। कैसे आई वो एलिजेंस हमारी इस रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ? वो ऐसे आई कि एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हमें तैयार किया गया, हमें मोटिवेट किया गया इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, या इस चीज़ में अपनी एलिजेंस लाने के लिए। बचपन से हमने राष्ट्रगान पढ़ा, राष्ट्रगीत गाया, सुबह ये करते थे हम। हमारी एजुकेशन इस तरीके से डायरेक्ट की गई कि हम नेशनलिस्टिक बने या पेट्रियोटिक बने, और सारी कंट्रीज में ऐसा किया जाता है। कोई मॉडर्न नेशन स्टेट जब से आया तो ऐसा ही होता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम को इस जातिवाद से हट के, या जातिवाद की सोच से हट के सोचने पे, या फिर इससे जातिवाद के बारे में ना सोचने के हिसाब से भी डेवलप किया जा सकता था।
जनता को उस राह में भी सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता था, बट नहीं किया गया। क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ वोट सिस्टम है या डेमोक्रेसी का सिस्टम है, और अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि डेमोक्रेसी एक बुरी चीज़ है, डेमोक्रेसी एक्चुअली बेस्ट है हमारे पास सरकार रेगुलेट करने का सिस्टम। हाँ, एक फ्लॉड सिस्टम है, और उसका एक्चुअली सबसे बड़ा फ्लॉ होता ही ये है क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको लोगों के वोट चाहिए होते हैं, और वोट लेने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका ये होता है क्योंकि लोग ना डेवलपमेंट पे भी कई बार वोट नहीं देते क्योंकि उनको लग रहा, मतलब आप किसी को ये बोलो कि आप 10,000 रुपये कमा सकते हो, ये करो, और आपके 10,000 रुपये आप लूज़ कर दोगे अगर आप ये नहीं करोगे, तो सेकंड जो ऑप्शन होता है, लोग उससे ज़्यादा प्रेरित होते हैं मुकाबले पहले वाले के। लोग लूज़ करना ज़्यादा हेट करते हैं मुकाबले गेन करने के, गेन करने को लव करने के। तो उसमें जो लूज़ करने की हेट है गेन करने के लव से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से होता ही है, जब कोई आपको ये कहता है ना कि अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपकी कंट्री में इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे या इतनी सारी जॉब्स दे देंगे, उससे ज़्यादा आप वोट तब देते हो या आपको तब मोटिवेशन मिलती है वोट देने की, जब अगर आपको कोई कहता है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो ये जो सर्टेन ग्रुप है ये आपको खा जाएगा या आपके सारे रिसोर्सेज खा जाएगा। इससे होता ये है कि लोग खेलते हैं पूरी दुनिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलने का हमारे देश में सबसे अच्छा तरीका यही है कि लोगों को कास्ट के बेस पे डिवाइड करके रखो। और आज के टाइम में कास्ट पे तो ऑलरेडी डिवाइडेड है, रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ चल रहा है। अब भाई अब कैसे डिवाइड करें कास्ट के ऊपर, जब 50+% कई चीज़ों में रिजर्वेशन मिल रखा है। इससे ज़्यादा देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट चले जाएंगे, कानूनी तौर पे कर नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा अगर इससे ज़्यादा रिजर्वेशन देने की मांग करेंगे। तो अब अगला स्टेप क्या है, अब बताओ भाई कौन कितने हो, और क्योंकि 50% से ज़्यादा हो तो रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा होना चाहिए, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है पावर लेने की, और ये पावर लेने के लिए है। किसी भी कंट्री में मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसा डिवीजन है रिसोर्सेज का जिसमें कि सबको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रीजनेबल नहीं मिल रहा है हिस्सा उनका, तो वो सिस्टम स्टेबल नहीं रह सकता। लोग अक्सर पूछते हैं कि बाहर से आते थे इन्वेडर्स और यहाँ पे कब्जा करके जीत जाते थे। वो इसलिए जीत जाते थे कि हर जो नया इन्वेडर आता था ना, वो क्रूअल या नई फाइटिंग स्पिरिट के साथ तो ज़रूर आता था, वो एक और चीज़ है, लेकिन यहाँ से हर बार लोग उनको हेल्प करने के लिए तैयार मिलते थे। वो क्यों मिलते थे? क्योंकि हर बार जो यहाँ इस लेवल पे उत्पीड़न हो रहा था या यहाँ इस लेवल पे उनके साथ गलत हो रहा था, उनको ऐसा लगा कि बाहर वाले ने आके जो देने का ऑफर दिया वो ऑफर ज़्यादा बेटर सुनाई दिया। समझ रहे हो आप? क्योंकि एंड ऑफ द डे इंसान की जो अलायंस होती है, इंसान की जो एलिजेंस होती है ना, वो बाहर चाहे कंट्री के साथ हो, लेकिन एंड ऑफ द डे फाइनेस्ट ग्रैन्युलर लेवल पे अपने खुद के और अपनी फैमिली के साथ होती है उसकी अलायंस। तो अगर कैसा भी प्रूफ सामने है आपके, क्या हर रोज़ हज़ारों लोग इंडिया छोड़ के नहीं चले जाते इमिग्रेशन लेके? क्यों चले जाते हैं? सेवा करने जा रहे हैं वो इंडिया की बाहर, आपको क्या लगता है? नहीं, उनको लगता है उनके और उनकी फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के बाहर हैं, इसलिए वो कंट्री छोड़ के चले जाते हैं। और खुशी खुशी बहुत सारे पैसे खर्च करके शायद जो लोग उनकी हेल्प करते हैं उनके आगे गिड़गिड़ा के उनसे मिन्नतें करके तब जाते हैं। तो जितनी हंकी डोरी हमें चीज़ें लगती हैं उतनी रियलिटी में होती नहीं है, और इसलिए ये मैंने आज इसलिए इस पर खुल के बात की कि थोड़ा समझो तो सही कि है क्या, इससे होगा क्या फ्यूचर में हमारी कंट्री के। हमारी सोसाइटी को बेसिकली जैसे माइन के अंदर डायनामाइट लगा के परत बाय परत पहाड़ को नहीं तोड़ दिया जाता, वैसे कंट्री के सोसाइटल स्ट्रक्चर को ये चीज़ तोड़ रही है। सारे टैलेंटेड लोग जिनको लगता है कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही एडमिशन में, एजुकेशन में, जॉब में, वो भाग जाते हैं बाहर या चले जाते हैं। व्हाटएवर, मैं कोई डेनिग्रेट नहीं कर रहा किसी को यहाँ पे। और उतना अमेजिंग ह्यूमन जो रिसोर्स है हमारी कंट्री का वो ले जाते हैं। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि वहाँ जाके वो डॉलर भेजते हैं इंडिया में,
वो डॉलर 1 या 2 जनरेशन तक आते हैं, उसके बाद वो डॉलर वापस नहीं आते, फिर वो ह्यूमन रिसोर्स भी और डॉलर भी उधर ही रहता है जिधर वो गए हैं। तो जनता या जो भी इस बारे में सोचता है या देखता है, उससे मेरी यही अपील है कि भाई अगर आपको लगता है कि ये पॉलिसी अच्छी है या कांग्रेस बड़ी अच्छी है या राहुल गांधी हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं तो वो देश के लिए बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं, शक्ल, बोलने का स्टाइल, फिनेस, ये सब देख के या स्टाइलिंग देख के किसी की सीधा प्रभावित मत हो जाइए। जो बंदा सामने वाला बात कर रहा है उसको सोचिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो एटलीस्ट आपके पास अवेलेबल है, और तब अपना माइंड बनाइए किस चीज़ के बारे में।